हेलो एंड वेलकम अगेन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन देखेंगे, उससे पहले हम लोग एक छोटा सा पॉइंट है, बेसिक एलिमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट? ठीक है। तो पिछला क्लास में हमने देखा था प्रोजेक्ट, उसका डेफिनेशन देखा था। तो आज देखते हैं कि बेसिक एलिमेंट प्रोजेक्ट का क्या है। तो सबसे पहले अगर बेसिक एलिमेंट में अगर हम देखें तो मेजर 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं प्रोजेक्ट के। एक तो हो गया रिसोर्सेस आपका, ऑपरेशंस, रिसोर्सेस एंड कंडीशंस या कंस्ट्रेंट। ठीक है। तो बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रोजेक्ट में 3 मेजर आएंगे। पहला ऑपरेशंस, सेकेंड नंबर पे रिसोर्सेस और थर्ड नंबर पे कंस्ट्रेंट। तो ये बेसिक एलिमेंट होता है। पहले ऑपरेशन जानते हैं हम लोग, ऑपरेशन क्या होता है, व्हाट इज ऑपरेशन। तो ऑपरेशन आर द एक्टिविटीज। ठीक है। जो जो भी सेट ऑफ एक्टिविटीज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशंस आर द एक्टिविटीज, सेट ऑफ एक्टिविटीज आर द सेट ऑफ एक्टिविटीज और जॉब which must which must be performed which must be performed to meet the objective। ठीक है। अब इन जो जो भी ऑपरेशन है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसको आइडेंटिफाई और अरेंज किया जाता है एक लॉजिकल सीक्वेंस में। जैसे कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं जिसको पहले करना है, कुछ बाद में करना है। तो ये जो जो भी ऑपरेशंस है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। दीज एक्टिविटीज शुड बी आइडेंटिफाइड एंड अरेंज इन लॉजिकल सीक्वेंस। दिस एक्टिविटी should be identified and arranged in logical sequence। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखें, एग्जांपल में पिछला केस ही देखें कि हम लोग प्रोजेक्ट मेरा जो था घर बनाना, प्रोजेक्ट था कंस्ट्रक्शन हाउस, कंस्ट्रक्शन हाउस। तो इसमें जितने भी एक्टिविटीज थे जैसे डाइगिंग, डिगिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन वर्क, वॉल एंड रूफ, ये सारे जो भी थे इनको बोलते हैं ऑपरेशन। और इसको सीक्वेंस में अरेंज किया जा सकता है। इसमें जैसे कि पहले अब हम बिना डिगिंग किए हुए, गड्ढा खोदे हुए हम उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। पिलर का फिर वो क्या बोलते हैं, उसमें फाउंडेशन नहीं लगा सकते हैं। अगर हम पहले चाहें कि वाल खड़ा कर दें तो ऐसा नहीं है। तो इसका हर ऑपरेशन का कोई ना कोई इसमें सीक्वेंस होता है। तो इसमें जो मेन बेसिक चीज़ है सीक्वेंस, ये परफॉर्म होगा ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस। इसका सीक्वेंस होगा कुछ परफॉर्म होने का। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं रिसोर्सेस। रिसोर्सेस हम लोग पिछला क्लास में ही डिस्कस किए थे। रिसोर्सेज जो है इन टर्म्स ऑफ 5M जो होता है, रिसोर्सेस।
रिसोर्सेज जो है हमारा, इसको क्लासिफाइड अगर किया जाए तो बेसिकली हम 5 टर्म में इसको ब्रॉडली क्लासिफाइड करते हैं। 5। पहला मैन पावर, दूसरा मनी, मेथड, मटेरियल, मशीन एंड टाइम। मैन, मनी, मटेरियल, मेथड, टाइम एंड लास्ट मशीन। इसमें जो टाइम और जो कॉस्ट है यानी मनी जो है, ये डिपेंड करता है, जो एसोसिएटेड होता है विद द मेथड ऑफ परफॉर्मेंस। और जाके इसमें, ठीक है, ये सारा जो है रिसोर्सेज के अंदर में आएगा। यहीं पे अगर टाइम, टाइम एंड मनी। मनी में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस्ट। कॉस्ट आर एसोसिएटेड, एसोसिएटेड विद द मेथड ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है। वही तीसरी, अगर तीसरा जो टर्म्स है वो कंस्ट्रेंट, जो हमारा थर्ड है, थर्ड वन इज कंस्ट्रेंट। इसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट। लिमिटेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट। इसका क्या लिमिटेशंस होगी? ये इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता है। इट शुड बी बेसिकली एक्सटर्नली होता है, इट शुड बी एक्सटर्नली इम्पोज्ड कंडीशन। जो एक्सटर्नली बाहर से जो हमारे ऊपर कंडीशन लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कंस्टेंट कंडीशंस। और ये बाहर कंडीशन क्या हो गया? जैसे कि हो गया लाइक सप्लाई ऑफ मटेरियल। बाहर से जो मटेरियल आने हमारे, बाहर से आएगी तो ये हमारे लिए कंस्टेंट हो गया। डिज़ाइन, मशीन एंड डिज़ाइन, बाहर से अगर सप्लाई कराना है मशीन, मटेरियल कॉमा मशीन एंड डिज़ाइन, डिज़ाइन बाय आउटसाइड एजेंसी। ठीक है, तो इन सब का जो है एजेंसी, अब इसका जो डिलीवरी होगा, ठीक है, अब ये सब चीज़ हम मंगा रहे हैं, इसके जब इन सारे चीज़ को मंगा रहे हैं डिलीवरी लेने, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? इनका डिलीवरी जो है सिस्टम जो है इसको क्या बोलते हैं, बहुत ही केयरफुली से कोऑर्डिनेशन करने के लिए जो है इसको प्लान करना होगा। ठीक है, इट्स डिलीवरी सिस्टम शुड बी प्लान्ड। यहाँ पे जो इसका डिलीवरी सिस्टम होगा वो प्लान करना होगा हमें। डिलीवरी सिस्टम शुड बी प्लान्ड केयरफुली in coordination with in coordination with the activity to be undertaken। ठीक है, तो ये सारा चीज जो कंस्टेंट को हमको उस हिसाब से अपने आप पे जो इसका मंगाना होगा जहाँ हमें जरूरत होगी। ये नहीं कि हम पहले या बाद में मंगाने से कोई दिक्कत नहीं, वो इशू होने वाली है।
देन आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट को हम लोग टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं, और ये बहुत ब्रॉड टर्म है। ठीक है, प्रोजेक्ट का जो क्लासिफिकेशन बहुत ही ब्रॉड है, और इसको अकॉर्डिंग हम लोग बहुत सारा बेस के टाइप से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट में हम लोग सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ वर्क, और पहला जो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ वर्क और नेचर। अगर हम वर्क और नेचर पे अगर देखें तो हमारा इसमें दो टाइप का बन सकता है। पहला नंबर में होता है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें सिंपली जितना कोई भी एक आइटम अगर कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो ठीक है, वो उसको हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में मानते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दीज आर द प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। दीज आर द प्रोडक्ट रिलेटेड टू पर्पस पर्पस ऑफ द प्रोडक्शन, कॉमा मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कन्वर्टिंग इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है, जैसे कि हम इसमें जितने भी सीमेंट इंडस्ट्रीज, एग्जांपल के लिए सीमेंट इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे बर्तन बनाने वाली, ये शॉप बनाने वाली, ये सब जो है आपका जो है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में आता है। दूसरा होता है जो नॉन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, इसी का पार्ट सेकंड पार्ट, नॉन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है, नॉन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, इसको हम लोग मानते हैं नॉन इंडस्ट्रियल में। जैसे एजुकेशन के लिए हो गया, सोशल वेलफेयर के लिए हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इरिगेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारा जो है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट आर अगर इसको डिफाइन करें तो दीज आर द दोज प्रोजेक्ट्स which are service oriented, which are service oriented जो सर्विस ओरिएंटेड होता है एंड बेनिफिटेड, एंड बेनिफिटेड, इसको ऐसे लिख, एंड इट्स बेनिफिट आर enjoyed आर enjoyed बाय इंटायर सोसाइटी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर देखें तो हम लोग ये जैसे डेट इज, ये सोशल, जो जितने भी सोशल वेलफेयर से रिलेटेड काम होगा ये सारा इसमें आ जाएंगे। इसका अगर देखें हम लोग टेलीकॉम सेक्टर, जितने सर्विस प्रोवाइडर है टेलीकॉम सेक्टर का, तो ये हो गया इसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, या फिर इरिगेशन,
तो ये सारा चीज इसमें आएंगे। अगर बेस्ड दूसरा क्लासिफिकेशन अगर बेस्ड ऑन ड्यूरेशन देखा जाए, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, कितना लंबा चलता है प्रोजेक्ट, तो सबसे पहला जो इसमें होंगे क्लासिफिकेशन वो होगा लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट। लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट, जो लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट होता है, जो ग्रेटर देन 5 साल, अगर इसको देखें कि जिसका ड्यूरेशन होता है ग्रेटर देन 5 ईयर, ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन 5 ईयर, तो 5 साल से ज़्यादा होता है। और इसको कंटिन्यू जब तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता तब तक ये चलते रहता है। ठीक है, जैसे इसका अगर एग्जांपल देखा जाए, हम लोग इसका अगर एग्जांपल देखें तो हो गया हमारा जैसे कि कोई भी पोलियो का जो इराडिक्शन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, पोलियो हटाओ अभियान, इराडिक्शन, डिकेशन ऑफ डिजीज लाइक पोलियो। ठीक है, कैंसर भी इसमें आ जाएगा, फलेरिया का भी है, उसको मान सकते हैं फलेरिया। ठीक है, दूसरा जो मीडियम ड्यूरेशन प्रोजेक्ट होता है, ये 3 से 5 साल के बीच में तक कवर करता है। मीडियम ड्यूरेशन प्रोजेक्ट, इसका जो ड्यूरेशन रहता है 3 years to 5 years। तो इसमें जितना भी अगर देखा जाए, जो भी प्रोजेक्ट का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, एग्जांपल अगर इसका जाए तो जितने भी प्रोजेक्ट का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, ये सारा चीज इसमें आता है मीडियम ड्यूरेशन प्रोजेक्ट में। मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मॉडर्न, सपोज कीजिए कुछ प्रोजेक्ट है उसका जो है मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, या कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑपरेशन, कोई भी चीज़ हम पूरा फुल्ली कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं, तो इस सब में जो है आपका आता है मीडियम रेंज प्रोजेक्ट, मीडियम ड्यूरेशन कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट जो तीसरा होता है शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट। शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट, और इसकी ड्यूरेशन 1 से 3 साल की होती है, 1 years to 3 years। 1 years to 3 years इसकी ड्यूरेशन होती है जनरली। तो इसमें जितने हो गया, जैसे कि किसी नदी को साफ करना, या नाले को किसी साफ करना, हेल्थ कैंप लगाना, ठीक है, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कुछ करना है, पॉन्ड क्लीनिंग, जैसे हम लोग बोलते हैं किसी तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा है। ठीक है, तो डेवलपमेंट है, उसको रिडेवलपमेंट, इसको ये सारा चीज़ में इसमें आता है। हेल्थ कैंप किसी चीज़ का लगा रहे हैं हम लोग। हेल्थ कैंप, तो ये सारा शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट में आएगा। और एक आता है चौथा जो होता है इसका क्लासिफिकेशन में, वेरी शॉर्ट स्पेशल शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट। स्पेशल शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट, ये जो होता है कुछ दिन से लेके अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर। ठीक है, कुछ दिन से लेके 1 ईयर, जैसे हो गया मैरिज डेकोरेशन सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी का प्रोजेक्ट। ठीक है, या कोई फंक्शन, ये सारा प्रोजेक्ट इसमें आ जाते हैं, जिसमें से 1 दिन या 2 दिन से लेके 10 दिन या 15 दिन तक जो है का जो प्रोजेक्ट होता है, उसमें से आज सारे आ जाएंगे यहाँ पे स्पेशल ड्यूरेशन प्रोजेक्ट में आपका। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट वैल्यू, प्रोजेक्ट वैल्यू पे अगर हम लोग देखें,
यानी प्रोजेक्ट वैल्यू का मतलब है इन्वेस्टमेंट। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट वैल्यू। प्रोजेक्ट वैल्यू यहाँ पे किसका मतलब हो गया, इन्वेस्टमेंट। प्रोजेक्ट वैल्यू का मतलब है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। तो जनरली इन्वेस्टमेंट के टर्म में देखा जाए तो चार, इसको भी तीन तरह से क्लास। तो इसमें से पहला जो होता है हमारा मेगा प्रोजेक्ट। मेगा प्रोजेक्ट्स, तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है, ठीक है, तो ये जो मोर देन 1000 करोड़ होगा, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट मोर देन 1000 करोड़। इसके अंदर में जो मेगा प्रोजेक्ट के अंदर में आ जाएंगे, आपका एग्जांपल अगर देखा जाए तो किसी का कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल, पावर प्लांट, डैम्स, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स, पावर प्लांट, डैम्स, ये इसमें मेगा प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। सेकेंड नंबर जो आपका है लॉन्ग वैल्यू प्रोजेक्ट। लॉन्ग वैल्यू प्रोजेक्ट, इसमें जो होता है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होता है 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज इन बिटवीन 100 to 1000 करोड़, ठीक है। इसमें भी जो बहुत सारा आ जाएंगे, जिसमें जो 100 से 100 करोड़ आजकल गवर्नमेंट की जितने भी होती है स्कीम, वो 100 करोड़ से नीचे कोई भी स्कीम होती नहीं है, तो इसलिए जितना भी है इसमें आ जाएंगे 100 से 150 करोड़ के लिए। जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, किसी गांव में अगर चल रहा है, ठीक है, तो कहीं पे कुछ और बन रहा है, तो देन उसमें आ जाएंगे हमारा ये प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट, मीडियम वैल्यू प्रोजेक्ट। मीडियम वैल्यू प्रोजेक्ट, और मीडियम वैल्यू प्रोजेक्ट में जो बेसिक होते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होते हैं अप टू 100 करोड़, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज अप टू 100 करोड़। और लास्ट स्मॉल वैल्यू प्रोजेक्ट। स्मॉल वैल्यू प्रोजेक्ट, इसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज अप टू 1 करोड़, ठीक है। यहाँ जो हो जाएंगे टनल्स, ये सब में इसमें हो गया आपका जैसे कि इसमें हार्ड लॉन्ग वैली प्रोजेक्ट में आपका एयरपोर्ट्स आ जाएंगे, एयरपोर्ट्स या फिर एम्स, कुछ इस तरह का हो जाएंगे जो भी बन रहे हैं। इसके बाद अगर इसमें देखा जाए मीडियम वैली प्रोजेक्ट में 100 करोड़ के आसपास में बहुत सारे जैसे होते हैं, कोई छोटा छोटा हाई मतलब ये नेशनल जैसे दो शहर के बीच में हाईवे बन रहा है, तो इसमें 100 करोड़ के अंदर में आ जाएगा छोटा छोटा चीज। स्मॉल प्रोजेक्ट में जैसे कि कॉलेज 1 करोड़ के आसपास में ये जो है, जैसे कि इसमें आप मीडियम रेंज में आप डेवलपमेंट ऑफ कॉलेज या कॉलेज बोल सकते हैं, मेडिकल को कर सकते हैं, या ये सारा चीज़ जो है इसमें आ जाएगा। देन स्मॉल प्रोजेक्ट में जैसे मशीनरी को खरीद परचेज करना है अप टू 1 करोड़ तक का जो भी होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा। चौथा जो पार्ट इसी का है, नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप मतलब होता है मालिकाना हक। बेस्ड अपॉन ऑनरशिप, अगर ऑनरशिप पे देखा जाए तो पहला जो उसमें होता है प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट। प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट, प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट में जो होता है ऑनरशिप कंप्लीटली किसके हाथ में होता है, प्रोजेक्ट प्रमोटर और इन्वेस्टर के हाथ में होता है। ऑनरशिप
in the hand of ownership in the hand of project investor and promoter. प्राइवेट इंडस्ट्रीज का क्या होता है, इसका जो मेन मोटो होता है, इसका मेन एम क्या होता है, इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज प्राइम ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यहाँ चाहता है कि मैक्सिमम जो है प्रॉफिट इसको मिले। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज प्राइम ऑब्जेक्टिव। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो फ्लैट डेवलप्ड बाय द रियल एस्टेट बिल्डर, फ्लैट कंस्ट्रक्टेड बाय द रियल एस्टेट बिल्डर। ठीक है, वही दूसरा है आपका पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट, जो पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट के अंदर होता है, इसमें जो है ऑनरशिप जो है टोटली गवर्नमेंट होता है। प्रोजेक्ट्स आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल इधर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो। तो इसका मेन मोटो क्या रहता है, यहाँ पे प्रॉफिट ये नहीं देखते हैं, ये देखते हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ। इसका मेन द एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ पब्लिक इज प्राइम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसके अंदर में जो है, लेकिन इसका एक कंडीशन, इसके अंदर का एग्जांपल अगर देखें तो रेलवेज हो गया, इंडियन रेलवे, पीएसयू, जितने पब्लिक सेक्टर जो है, जैसे ओएनजीसी, भेल, ये सब जो भी है, ये सब आते हैं पब्लिक सेक्टर में। लेकिन इसका एक कंडीशन रखा गया है, पब्लिक सेक्टर कब माना जाएगा, जब पब्लिक सेक्टर में जिसका शेयर कम से कम 51% जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, तभी ये पब्लिक सेक्टर माना जाता है। ठीक है, इफ गुड्स ठीक है, इसका जो शेयर वैल्यू होगा, इसका शेयर वैल्यू 51% जो है गवर्नमेंट के, शेयर वैल्यूज ऑफ 51% अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो तीसरा है, थर्ड, इसको बोलते हैं जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर, ये जॉइंट ऑनरशिप जो होता है वो शेयर करता है, ऑनरशिप को शेयर करता है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही। ऑनरशिप इज शेयर्ड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, दोनों ही ओनरशिप को शेयर करता है। ठीक है, यहाँ पे अब इसमें है कि गवर्नमेंट का मेन मोटो क्या है। इसमें गवर्नमेंट जो है जॉइंट सेक्टर में इसलिए आप वो करता है क्योंकि जो प्राइवेट वो यूटिलाइज करना चाहता है, प्राइवेट सेक्टर का जो है मैनेजमेंट स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप कैपेबिलिटी और मार्केटिंग स्किल का जो प्राइवेट सेक्टर को यूटिलाइज करना चाहता है, इसीलिए जो है ये जॉइंट सेक्टर बना है। ठीक है, द मेन कंसिडरेशन द मेन कंसिडरेशन the main consideration for government investment in joint sector is to make
to make use of management skill, to make use of managerial talent, comma entrepreneurship capability, and marketing skill of private sector. ठीक है, तो ये सारा चीज जो है यहाँ पे जॉइंट सेक्टर में गवर्नमेंट का जो है इंटरेस्ट क्यों है, एक ही रीजन है जॉइंट सेक्टर में करने का कि गवर्नमेंट अपना फंड लगाता है, ठीक है, और वो यूज करना चाहता है प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट स्किल जो है उसका, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जो है, मार्केटिंग स्किल जो है उसको यूज करके जो है यूज करना चाहता है, इसीलिए जो है मेन मोटो यहाँ पे वो किया गया है। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट जो है हम लोग अगर देखें 5 नंबर में, बेस्ड अपन रिस्क, अगर प्रोजेक्ट को क्लासीफाई करें अगर रिस्क के बेसिस पे, बेस्ड ऑन रिस्क, तो यहाँ पे दो प्रोजेक्ट होंगे, दो टाइप का होंगे, एक हाई रिस्क दूसरा लो रिस्क। एक होगा हाई रिस्क प्रोजेक्ट, हाई रिस्क प्रोजेक्ट, और दूसरा लो रिस्क प्रोजेक्ट। हाई रिस्क प्रोजेक्ट में क्या होता है, इसमें जो बहुत इन्वॉल्व होते हैं, जो बहुत ही वेरी हाई डिग्री ऑफ रिस्क, ठीक है, जिसको अगर हैंडल प्रॉपरली नहीं किया जाए तो वो जो है प्रोजेक्ट पे काफ़ी गहरा असर करता है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है जैसे कि अगर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट हो गया, थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट हो गया, जितना ये सब हाई रिस्क है, अगर उसको सही से अगर आप मैनेज नहीं कर पाते हैं तो उस एरिया को पूरा साफ कर देगा। ठीक है, तो दिस प्रोजेक्ट आर, दिस प्रोजेक्ट आर, दिस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व very high degree of risk, if this project are not handled properly, if this project are not handled properly, the effect will be adverse। ठीक है, जैसे इसके लिए आपको जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाई प्रिकॉशनरी एक्शन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, हाई प्रिकॉशनरी एक्शन इज रिक्वायर्ड, हाई प्रिकॉशनरी एक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो एग्जांपल के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट अगर थोड़ा सा भी ये गलती हुआ तो यहाँ पे पूरा रेडिएशन फैलेगा और उस एरिया में रहने वाले सभी लोग का बलि चढ़ जाएगा। देन थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट, अगर बॉयलर इसमें फटता है तो पता नहीं कितने लाखों लोग मरेंगे। तो ये सारा जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्की वाला प्रोजेक्ट है। दूसरा जो प्रोजेक्ट होता है लो रिस्क प्रोजेक्ट, लो रिस्क प्रोजेक्ट, लो रिस्क प्रोजेक्ट, इसमें प्रोजेक्ट रिस्क जो होता है नेग्लिजिबल के बराबर होता है। ठीक है, डू नॉट इन्वॉल्व एनी टाइप, डू नॉट इन्वॉल्व मेजर रिस्क, इसमें कुछ खास रिस्क नहीं रहता है। ठीक है, सिर्फ इसको जो है हम लोग नॉर्मल प्रिकॉशन से हम लोग लिख सकते हैं, दे आर कैरिड आउट, दे आर कैरिड आउट इन अ नॉर्मल, इन अ नॉर्मल cause of course of action, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कोई खास रिस्क नहीं है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड,
हाउस, ये सारे जो है लो रिस्क प्रोजेक्ट होते हैं, इसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट होता है जो बेस्ड अपॉन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, कितना जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग प्रोजेक्ट, यहाँ पे आते हैं इसमें। और इस प्रोजेक्ट इसमें जो है बेसिकली दो टाइप का होता है। 6 नंबर, एक होता है नॉर्मल प्रोजेक्ट, दूसरा होता है फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट। एक हो गया नॉर्मल प्रोजेक्ट और दूसरा होता है फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट। नॉर्मल प्रोजेक्ट में जो है इसमें टाइम की कोई कांस्टेंट नहीं होती, कोई लिमिटेशंस नहीं होती, जबकि इसमें जो है, जबकि ये नॉर्मल चलते रहते हैं, इसमें कॉस्ट का ज़्यादा वो देखा जाता है कि इसमें कैसे कॉस्ट को बचाया जाए। वहीं जो क्रैश प्रोजेक्ट होते हैं या जो फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट होते हैं, इसमें जो है टाइम की लिमिटेशंस होती है, इसमें फिक्स टाइम में कंप्लीट करना रहता है, चाहे वो कितना भी हाई कॉस्ट में चले जाए। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोजेक्ट, इसको लिख सकते हैं नॉर्मल प्रोजेक्ट। नॉर्मल प्रोजेक्ट आर दोज प्रोजेक्ट, normal project are those projects for which there is no constraint, there is no of limitations on time, there is no limitations on time, but try to achieve but try to achieve low cost, while fast track project have while the fast track project are those project are those projects which are to be completed which are to be completed within certain time limit, within certain time limit, even ending with higher cost। ठीक है, जो सातवां है हमारा 7th नंबर, बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल बेस्ड ऑन फाइनेंशियल बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्लासिफिकेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्लासिफिकेशन, यानी गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर जो है इसको क्लासिफाइड करता है दो तरीके से, एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत जो स्टेट गवर्नमेंट, इसको क्लासिफाई किया है दो तरीके से। एक नंबर में हो गया प्रोजेक्ट प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, इसमें गवर्नमेंट को जो प्रॉफिट देता है, प्राइम मोटो क्या है इसमें,
जो है टू मेक प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें से जो प्रोजेक्ट आएगा आपका, जितने भी न्यू प्रोजेक्ट बनेंगे वो सारे एग्जांपल होंगे न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। दूसरे नंबर में एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, इसमें प्राइम मोटो है प्रॉफिट कमाना गवर्नमेंट का, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तीसरा इसका हो गया मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। चौथा हो गया डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट। प्रॉफिट न्यू प्रोजेक्ट में जो गवर्नमेंट को अगर प्रॉफिट कमाना होगा तो उसने नया प्रोजेक्ट कोई लॉन्च कर दिया, या पुराना प्रोजेक्ट को उसी को एक्सटेंड किया, एक्सपांड कर दिया, या उसी को मॉडर्नाइज कर दिया, या फिर उसी को जो है डाइवर्सिफिकेशन मतलब मोर देन वन स्विच कर दिया प्रोडक्ट को, देन ये सारा जो है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट होता है। और जो दूसरा इसका होता है वो सर्विस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट जहाँ सर्विस देना चाहती है, प्रॉफिट उसका मोटो नहीं है, सर्विस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। तो ऐसे में इसका जो मोटो होता है, तो इसमें जो होता है टू प्रोवाइड सर्विस, सर्विस टू द पीपल। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल हो गया तुम्हारा आपका जो है वेलफेयर प्रोजेक्ट, जितने भी गवर्नमेंट जो इस मतलब जो यूज जो वेलफेयर प्रोजेक्ट के अंतर्गत में जितने भी गवर्नमेंट का जो लॉन्च होता है, स्कीम लॉन्च होता है, जैसे कि राशन कार्ड का ये हो गया, या फिर गरीबी हटाओ, इस तरह का कुछ जो भी है, किसान के संबंध जो भी है, ये सारा वेलफेयर प्रोजेक्ट में आ गया। दूसरा सर्विस प्रोजेक्ट, जितने भी सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, सर्विस प्रोजेक्ट। तीसरा हो जाता है इसमें एजुकेशन प्रोजेक्ट। इसमें नेक्स्ट हो जाएगा आपका जो है ये रिसर्च आर एंड डी प्रोजेक्ट, आर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये सारा जो है इसमें जो है ये सर्विस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट में आता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्लासिफिकेशन और भी है, और भी डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट तरह का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, बट मेजरली हम लोग जो है इतनी कुछ 5-6 टाइप का ही क्लासिफिकेशन को देखते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के लिए आज का जो वीडियो है हम ये थोड़ा सा लंबा हो गया, बट ठीक है।